हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नए कोरियन ड्रामा को जो कि एक वेब कॉमिक पर बेस्ड है। इस ड्रामा का नाम है स्प्रिंग फीवर। एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी मेन हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम है यूनन बम। वो एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी अचानक एक औरत वहां आती है, यूनन बम को देखती है और बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद सीन कट होता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यूनन बम की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा होता है। वो खुद से कहती है कि यह सपना उसे पिछले 1 साल से लगातार आ रहा है और अब उसे इसकी आदत सी हो गई है। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। शीशे के सामने खड़े होकर वो खुद से कहती है, आज भी हमेशा की तरह वही दिन होगा। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे स्माइल नहीं करनी है और मुझे कुछ भी एंजॉय नहीं करना है। अगले सीन में हम उसे स्कूल जाते हुए देखते हैं। वो गाने सुनते हुए स्कूल पहुंचती है। उसके स्कूल का नाम होता है सिंसु हाई स्कूल। रास्ते में उसे उसके कोलीग टीचर्स दिखाई देते हैं। यहाँ हमें कई टीचर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कोरियन लैंग्वेज टीचर हसू, टीचर जिंग पियो पीई टीचर और कुछ दूसरे टीचर्स। सभी टीचर्स आपस में यूनन बम के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि यूनन बम को इस स्कूल में आए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन उसने आज तक किसी से ढंग से बात नहीं की। वो हमेशा चुप रहती है और अपने काम से काम रखती है। फिर वे हाईसुक से पूछते हैं कि वह तुमसे तो बात करती होगी क्योंकि वह तुम्हारी किराएदार है। इस पर हाईसुक जवाब देती है कि नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करती। बस जब किराया देने आती है तभी 2-4 शब्द बोलती है। तभी हमें सामने हानगल दिखाई देता है जो कि एक स्टूडेंट होता है। वो स्कूल में काफी फेमस होता है, इसी वजह से आसपास के सभी स्टूडेंट्स उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। इसी दौरान आइसू के ट्विंस भी वहां मौजूद होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं और माहौल थोड़ा हंगामे वाला हो जाता है। हानगल की नजर तभी एक टीचर पर पड़ती है। वह जंग पियो को देखता है, उसके पास आता है और कहता है, सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद हानगल जंग पियो को साइड में ले जाता है। इधर यूनन बम ये सब देख रही होती है। उनकी बातें सुनते हुए वो अपने मन में सोचती है और हमें बताती है कि एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत ज्यादा बात किया करती थी। इसके बाद हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है। पास्ट में यूनन बम अपने दोस्तों के साथ होती है। वह लगातार बातें कर रही होती है, हंस रही होती है और अपने पिता से जुड़ी कहानियां सबको सुना रही होती है। यूनन बम बताती है कि उस समय उसे स्टोरी स्लेयर के नाम से जाना जाता था। वह अपने स्कूल में एक टीचर के तौर पर काफी फेमस थी। ये सब हमें सीन के जरिए भी दिखाया जाता है जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स उसके आसपास होते हैं और उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। यूनन बम जाने ही वाली होती है कि तभी हाईसू उसे रोक लेती है। वह कहती है, मुझे पता है कि अभी तुम्हारा काम ठीक से नहीं चल रहा। क्या तुमने दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया है? मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना। यूनन बम बस हल्का सा सिर हिलाती है, कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी टीचर स्टाफ ऑफिस में मौजूद होते हैं। यहीं पर हमें स्कूल के प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिनका नाम होता है गवांशु। प्रिंसिपल गवांशु सभी टीचर्स से कहते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को बिना वजह टीचर ऑफिस में आने की इजाजत मत दीजिए। और मिड टर्म के ठीक बाद पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना। इतना कहकर वो मीटिंग खत्म कर देते हैं। इसी दौरान हाईसुक नोटिस करती है कि ऑफिस की एक खिड़की खुली हुई है और बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही है। वो खिड़की बंद करने के लिए पास आती है, लेकिन जैसे ही ठंडी हवा अंदर आती है सभी टीचर्स को अजीब सा एहसास होने लगता है। सबके शरीर में अचानक गूसबम्स आ जाते हैं। तभी हाईसुक खिड़की से बाहर झांकती है और जोर से चिल्लाती है, इमरजेंसी। उसकी आवाज सुनते ही बाकी सारे टीचर्स भी दौड़कर आते हैं। जैसे ही वे बाहर देखते हैं सब हैरान रह जाते हैं और शॉक में खड़े रह जाते हैं। इसी बीच यूनन बम अपने मन में सोचती है, ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, मैंने ऐसा एहसास पहले कभी नहीं किया। इसके बाद वह भी आगे बढ़ती है, ये देखने के लिए कि आखिर बाहर ऐसा क्या है और कौन है जिसकी वजह से पूरे ऑफिस में ये अजीब माहौल बन गया है। हालांकि यूनन बम ठीक से नहीं देख पाती कि आने वाला शख्स कौन है, लेकिन हमें उसे साफ साफ देखने को मिलता है। बर्फबारी को चीरता हुआ हमारा हीरो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसके हाथ पर कई टैटू बने होते हैं। हमारे हीरो का नाम होता है जेग्यू। जैसे ही उसकी एंट्री होती है सारे टीचर्स डर के मारे छिपने के लिए भागने लगते हैं। गवांशु टॉयलेट के अंदर जाकर छिप जाता है। अगर बात करें जोंग पियो की तो वो सीधा मेज के नीचे छुप जाता है। एक और टीचर डर के मारे दरवाजे के पास गमला पकड़कर खड़ा हो जाता है। उधर यूनन बम अपने आप से सोचती है, आखिर ये कौन आने वाला है। तभी जेग्यू दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही नट बोल्ट हवा में उड़ने लगते हैं।
जिस टीचर के हाथ में गमला होता है वो घबराहट में उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद जेग्यू अंदर आता है और सबको बड़े ही आराम से नमस्ते कहता है। यूनन बम उसकी बॉडी और पर्सनैलिटी को लगातार देखती रहती है और अपने मन में सोचती है, ये आदमी है कौन, कहीं ये कोई गैंगस्टर तो नहीं। लेकिन तभी यूनन बम को पता चलता है कि जेग्यू दरअसल हानगल का अंकल है। इसके बाद हाइजू उससे पूछती है, आप यहाँ किस काम से आए हैं? जेग्यू जवाब देता है, मैं जिंग पियो से मिलने आया हूँ। वो कहाँ है? उसे बताया जाता है कि जिंग पियो तो पहले ही जा चुका है। इस पर जेग्यू शांति से कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार कर लूंगा। इसके बाद वो वहीं बैठ जाता है। तभी हाईसुक जानबूझकर दरवाजा खोल देती है और टॉयलेट में छिपा हुआ गवांशु बाहर आ जाता है। गवांशु जेग्यू के पास जाता है और ऐसे नाटक करने लगता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वो कहता है, अरे तुम कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। इसके बाद वो उससे हाथ मिलाता है। जेग्यू सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है, मैं जिंग पियो से मिलने ही आया था। उसने हानगल को अवार्ड से बाहर कर दिया, उसे अवार्ड नहीं दिया गया। वो आगे कहता है, आज सुबह जब हानियोल मुझसे इसी बारे में बात कर रहा था तो क्या तुम्हें पता है जिंग पियो ने क्या कहा? जेग्यू गुस्से में कहता है, उसने कहा कि हानगल के माँ बाप नहीं हैं, इसलिए वो अवार्ड डिजर्व नहीं करता। ये सुनते ही गवांशु हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गवांशु कहता है, जिंग पियो ऐसी बातें कभी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हांगुल झूठ बोल रहा है। लेकिन जेग्यू तुरंत जवाब देता है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और ये सारी बातें उसने मुझे खुद नहीं बताई हैं, बल्कि उसके दोस्त ने मुझे बताया है। माहौल थोड़ा टेंशन वाला हो जाता है। बात को बदलने के लिए गवांशु यूनन बम से कहता है, तुम जाकर इनके लिए चाय लेकर आओ। यूनन बम जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी जेग्यू अचानक गवांशु का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम यहाँ वुमन टीचर्स से ऐसे काम करवाते हो? मैं अपनी चाय खुद बना सकता हूँ। इसके बाद जेग्यू यूनन बम की तरफ बढ़ता है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब आ जाता है। यूनन बम घबरा जाती है, लेकिन तभी जेग्यू मुस्कुराते हुए उसे ब्यूटी कहता है। ये सुनकर यूनन बम चौंक जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। अगले सीन में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम होता है सेजिन। वो अपने फोन पर चैट कर रही होती है और लिखती है, तुम कहाँ हो, कई दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई है। तभी उसके पास हांग आता है और कहता है, सब लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, तुम भी चलो, क्या तुम आना चाहोगी? ये सुनकर सेजिन गुस्से में कहती है, तुम मुझे बार बार क्यों परेशान करते रहते हो? मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना, मैं सिर्फ उसी के साथ खाना खाती हूँ जिसे मैं लाइक करती हूँ। तुम्हारे साथ खाना खाकर मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सब देखकर हानगल के दोस्त समझ जाते हैं कि सेजिन वहाँ से चली गई है। थोड़ी देर बाद हानगल उनके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? उसके दोस्त उसे सारी बात बता देते हैं। तभी हानगल का एक दोस्त अपना फोन देखता है और कहता है, तुम्हारा अंकल स्कूल आ चुका है। पास बैठा हुआ दूसरा दोस्त कहता है, तुम सुबह जिंग पियो से बात कर रहे थे ना? उसने जो भी बातें कही थी वो सारी बातें मैंने तुम्हारे अंकल को बता दी थी। ये सुनते ही हानगल घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। इधर स्कूल में जेग्यू अब भी यूनन बम को देख रहा होता है। तभी गवांशु वहां आता है और माहौल हल्का करने के लिए कहता है, अगर चाय नहीं पीनी है तो चलो स्मोकिंग कर लेते हैं। ये सुनते ही जेग्यू गुस्से में आ जाता है। वो उसे धमकाते हुए कहता है, तुम स्कूल के अंदर स्मोकिंग की बात कैसे कर सकते हो? ये कहते हुए वो जोर से मेज पर मुक्का मारता है और पूरा माहौल एकदम टेंस हो जाता है। उसी मेज के नीचे जिंग पियो छिपा हुआ होता है। जेग्यू वहां मौजूद सभी टीचर्स को बताता है कि उसके हानगल ने क्या क्या सहा है और उसने उसे किस तरह से पाला पोसा है। इसके बाद वो चाय उठाता है और मेज के ऊपर रख देता है। जिंग पियो अब भी मेज के नीचे ही होता है। जेग्यू शांत लहजे में कहता है, मुझे लगता है तुम अभी बिजी हो, मैं चाय यहीं रख रहा हूँ। इतना कहकर जेग्यू वहां से चला जाता है। यूनन बम अपने मन में सोचती है, इसकी बातों में तो लॉजिक है, लेकिन इसके बाद पता नहीं यूनन बम को क्या हो जाता है। वो अचानक बाकी टीचर्स से लगातार सवाल पूछने लगती है, ये आदमी आखिर है कौन? क्या ये सच में हानगल का अंकल है? ये मैटरनल अंकल है या पैटर्नल? यूनन बम को ऐसा करते देखकर सारे टीचर्स उसे गौर से देखने लगते हैं और आपस में कहते हैं, ये क्या हो गया है? ये तो बोलती भी नहीं थी, आज इतने सवाल कैसे पूछ रही है? इसके बाद सभी टीचर्स जेग्यू के बारे में अपनी अपनी राय देने लगते हैं। हर कोई उसके बारे में अलग अलग बातें करता है। तभी जिंग पियो बताता है कि वो उस जगह पर मौजूद था, लेकिन उसी समय जेग्यू वहां किसी बात को लेकर तोड़फोड़ करने लगा। हसू कहती है, हम लोग वहां हाइकिंग के लिए गए हुए थे, तभी हमने जेग्यू को देखा। वो जमीन में कुछ गाड़ रहा था और हमें लग रहा था कि वहां कोई बॉडी दबी हुई है। एक और टीचर कहता है, मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा था, उसने अपने हाथों से पूरी गाड़ी उठा ली थी। ये सब सुनते ही माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। तभी अचानक भागता हुआ हानगल वहां पहुंच जाता है।
हानगल घबराकर पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? तभी गवांशु चिल्लाने लगता है और कहता है, अपने अंकल को यहाँ दोबारा मत आने दिया करो। उधर हानगल नीचे गिरा हुआ टूटा हुआ गमला उठाने लगता है। यूनन बम उसकी मदद करती है और उसे समझाते हुए कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक है। अगर किसी को कुछ करना जरूरी लगता है तो उसे करना ही चाहिए। इसके बाद हम अगले सीन में यूनन बम को देखते हैं, जो ग्रोसरी का सामान लेने आई होती है। तभी उसके फोन पर उसके पिता का मैसेज आता है। वो लिखते हैं, तुम कैसी हो, कहाँ हो, मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? लेकिन यूनन बम कोई जवाब नहीं देती। वो बस में बैठकर अपने घर के पास पहुंचती है। घर पहुंचकर वो चाबी निकालती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता। तभी चाबी भी टूट जाती है। गुस्से में यूनन बम चाबी को उठाकर पास के पानी में फेंक देती है। इसके बाद वो पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि आसपास की लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। अचानक सामने उसे एक लड़का दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि जेग्यू होता है। उसने सिर पर टोपी पहन रखी होती है और उसके हाथ में एक लंबी सी चीज होती है। यूनन बम को लगता है कि शायद वो चाकू है। यूनन बम डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन जेग्यू भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, यानी अब वो उसका पीछा कर रहा होता है। यूनन बम घबराकर अपना फोन निकालती है और पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जेग्यू अचानक उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और यूनन बम कुछ भी नहीं कर पाती। उसके हाथ में पकड़ी हुई लंबी चीज यूनन बम को छू जाती है। यूनन बम को पूरा यकीन हो जाता है कि ये चाकू है और डर के मारे वो हिल भी नहीं पाती। तभी जेग्यू उसका फोन छीन लेता है और कहता है, तुम पुलिस को फोन क्यों कर रही हो? यूनन बम कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे यहाँ मत मारना, ये जगह बहुत सुनसान है। अगर यहाँ मेरी मौत हो गई तो मेरे फ्यूनरल में कोई भी नहीं आएगा। अगर सलमी मरती तो वहाँ बहुत सारे लोग आते। ये सुनकर जेग्यू हैरान हो जाता है और कहता है, तुम कैसी बकवास कर रही हो? यूनन बम कहती है, मुझे पता है तुम्हारे हाथ में चाकू है। तभी जेग्यू उसे वो चीज दिखाता है, लेकिन वो चाकू नहीं बल्कि खाने की चीज होती है। यूनन बम अपने पीछे हाथ लगाकर देखती है, वही चीज थोड़ी देर पहले उसे छू गई थी। अब उसे एहसास होता है कि वो सच में खाना था, चाकू नहीं। यूनन बम कहती है, तुम गली में इस तरह टैटू बनाकर घूम रहे थे, मुझे डर लग गया, इसी वजह से मैं भाग गई। लेकिन जेग्यू जवाब देता है, ये टैटू नहीं है। इतना कहकर वो अपने हाथ से प्लास्टिक की एक पतली स्लीव निकालता है और दिखाता है कि सारे टैटू उसी पर बने हुए थे। जेग्यू बताता है, ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। यूनन बम कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तभी जेग्यू उससे पूछता है, क्या ये घर तुम्हारा है? यूनन बम हामी भरती है और बताती है कि फिलहाल ये घर लॉक नहीं हो रहा है। जेग्यू दरवाजे के पास आता है। यूनन बम को लगता है कि वो दरवाजा तोड़ने वाला है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेग्यू अचानक पीछे हट जाता है। यूनन बम को लगता है कि वो पूरी रफ्तार से भागने वाला है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वो एकदम से जंप करता है और दूसरी तरफ निकल जाता है। वो अंदर से दरवाजा खोल देता है और फिर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो कहता है, मेरा खाना खराब हो गया, इसके लिए तुम्हें बाद में भुगतान करना होगा। इतना कहकर जेग्यू वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हानगल अपने घर पर होता है। वो जिनवॉन से पूछ रहा होता है, क्या मेरे अंकल अभी तक नहीं आए? तभी वहां जेग्यू पहुंच जाता है। उसे देखते ही लोग पूछते हैं, तुम इतनी देर कहाँ रह गए थे? जेग्यू हानगल के अवार्ड्स को साफ करने लगता है। साफ करते हुए वो पूछता है, तुम्हारी टीचर का नाम क्या है? हानगल थोड़ा चिढ़कर कहता है, मैंने कितनी बार कहा है, उसका नाम यूनबम है। जेग्यू फिर पूछता है, क्या वो सीओ से है? हानगल जवाब देता है, हाँ है, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? इसके बाद हानगल साफ शब्दों में कहता है, स्कूल में जो भी हो रहा है मैं उसे खुद हैंडल कर सकता हूँ, आप स्कूल में मत आया करो, अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। ये सुनकर जेग्यू हल्के मजाक वाले लेकिन खतरनाक लहजे में कहता है, ठीक है, तुम मुझसे जो चाहो करवा सकते हो, मैं किसी को किडनैप भी कर सकता हूँ और चाकू भी मार सकता हूँ। ये सुनकर हानगल तुरंत कहता है, अंकल ऐसी बातें मत किया करो। रात के समय जेग्यू जिनवोन के साथ बाहर निकलता है। जिनवोन उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारी फिर से रिपोर्ट की गई है? लेकिन जेग्यू मना करते हुए कहता है, नहीं, इस बार मुझे इग्नोर कर दिया गया। वो खुद से सोचता है, क्या वो सच में मुझे पहचान नहीं पाती? इसके बाद हमें एक पास सीन दिखाया जाता है जहां यूनन बम गिरने वाली होती है, लेकिन वहीं मौजूद जेग्यू उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। एक और सीन में हम देखते हैं कि यूनन बम नशे में होती है और जेग्यू को ब्यूटी कहती है। आखिरी सीन में जेग्यू फूलों की तरफ देखते हुए कहता है, चेरी ब्लॉसम खिल चुके हैं, मतलब अब स्प्रिंग आ गई है। जिन कहता है, तुम्हें तो स्प्रिंग पसंद नहीं है ना? तुमने खुद कहा था कि इन फूलों से तुम्हें खुजली होने लगती है।
इस पर जेग्यू जवाब देता है, हो सकता है इस बार मुझे पसंद आ जाए। अगले सीन में हम यूननबम को क्लास में देखते हैं। वो बच्चों को पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस के बारे में बताती है। तभी सेजिन कहती है, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं ला सकती। वैसे भी हानागल अपने पेरेंट्स को नहीं ला रहा है। यूननबम कुछ कहने वाली होती है, लेकिन फिर रुक जाती है और कहती है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। क्लास खत्म होने के बाद यूननबम सेजिन से अलग से बात करती है। सेजिन कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते। आप पहले से जानती हैं, वो गवर्नर हैं और हमेशा बिजी रहते हैं। वो आगे कहती है, मुझे पता है कि हानागल के पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी कुछ हद तक वैसे ही हैं, यानी वो मेरी जिंदगी में लगभग मौजूद ही नहीं है। सेजिन भावुक होकर कहती है, एक बेटी को अपने पेरेंट्स के बीच नहीं आना चाहिए। आप ये बात पहले से जानती हैं। आखिर में वो यूननबम से रिक्वेस्ट करती है, मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। ये कहकर सेजिन वहां से चली जाती है। यूननबम वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह शॉक्ड। वो अपने आप से कहती है, इसे मेरे बारे में कैसे पता है? ऐसा नहीं हो सकता। अगले सीन में यूननबम बच्चों के पेरेंट्स की लिस्ट देख रही होती है। वो एक एक करके पेरेंट्स को कॉल करती है और मीटिंग के बारे में बताती है, लेकिन जैसे ही लिस्ट में अगला नाम आता है वो चौंक जाती है। वो नाम होता है जेग्यू। ये देखते ही उसे वो सीन याद आ जाता है जब जेग्यू ने कहा था, तुमने मेरा खाना खराब कर दिया, इसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा। ये सोचकर यूननबम डर जाती है। वहीं पास खड़ा जोंग भी ये सब देख रहा होता है। वो कहता है, क्या हुआ? क्या तुम उसे कॉल करने वाली हो? तुम्हें उसे कॉल नहीं करना चाहिए। तुम नहीं जानती वो क्या कर सकता है। लेकिन हाईसुक उसे हिम्मत देती है और कहती है, तुम यहाँ 1 साल से काम कर रही हो, तुमने अब तक कितने ही पेरेंट्स से मीटिंग की है, वो भी बस एक इंसान है, तुम उससे बात कर सकती हो। यूननबम कॉल करने ही वाली होती है कि सारे टीचर्स उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग उसकी बातचीत सुनने के लिए वहीं खड़े हो जाते हैं। उधर उसी समय हम जेग्यू को देखते हैं, जो अपनी गैंग के साथ एक रेस्टोरेंट में एंट्री करता है। वो वहां मौजूद एक वुमन से पूछता है, यहाँ का ओनर कहाँ है? वुमन जवाब देती है, मैंने पहले ही कहा था कि हम 1 महीने बाद किराया देंगे। इस पर जेग्यू शांति से कहता है, ठीक है, क्या हम सबके लिए खाना मिल सकता है? वुमन हामी भर देती है। इसके बाद सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। तभी जेग्यू के पास यूननबम का कॉल आता है। यूननबम खुद का इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मैं आपके बच्चे की टीचर हूँ, आपको कल पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए स्कूल आना होगा। जेग्यू कहता है, मैं अभी आ जाता हूँ, लेकिन यूननबम मना कर देती है और कहती है, नहीं, आपको कल ठीक 4 बजे आना होगा। जेग्यू पूछता है, तो क्या मुझे इंतजार करना पड़ेगा? यूननबम जवाब देती है, हाँ। जेग्यू शांति से कहता है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। कुछ देर बाद हाईसुक यूननबम को देखती है और कहती है, तुम ठीक तो हो? तुम काफी डरी हुई लग रही हो, अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बता देना। हाईसुक जाने लगती है, लेकिन यूननबम उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे अभी मदद चाहिए। इसके बाद यूननबम उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उससे गलती से जेग्यू का खाना खराब हो गया था और अब उसे डर है कि वो इसके बदले कुछ कर सकता है। वो कहती है, मुझे नहीं पता अब क्या करूं, क्या कोई तरीका है जिससे मैं उसे हैंडल कर सकूं? हाईसुक थोड़ी देर सोचती है और कहती है, एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद वो यूननबम को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहां ओनर ऑर्डर लेने आती है। यूननबम उसे बताती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन ओनर लगातार बोलती रहती है, जल्दी जल्दी बहुत कुछ कह जाती है और बिना रुके बात करती रहती है। हाईसुक यूननबम से कहती है, तुम्हें भी ठीक ऐसे ही बात करनी होगी, तुम्हें जेग्यू से इसी तरह बात करनी है। यूननबम इसकी रिहर्सल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से कर नहीं पाती। तभी हाईसुक को एक और आइडिया आता है। वो यूननबम का हेयर स्टाइल चेंज करवा देती है। अगले सीन में यूननबम नए लुक में क्लास में एंट्री करती है। उसकी अलग ही वाइब होती है। बच्चे उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं, मैम, क्या आज आपका बर्थडे है? यूननबम मना कर देती है। बच्चे फिर कहते हैं, तो क्या आप फाइट करने आए हैं? यूननबम जवाब देती है, नहीं, मैं सिर्फ हारने आया हूँ। क्लास खत्म होने के बाद यूननबम देखती है कि कुछ टीचर्स बाहर जा रहे हैं। तभी उसकी नजर हानागल पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर कहती है, क्या तुम्हें पता है आज तुम्हारे अंकल स्कूल आने वाले हैं? उनके साथ एक मीटिंग होगी, क्या तुम तब तक यहीं रुक जाओगे? हानागल जवाब देता है, आपने ही कहा था ना कि जो काम जरूरी होता है हमें वो करना ही चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। यूननबम अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, मुझे शांत रहना होगा, मुझे बस पोलाइट रहना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेग्यू हाथ में एक गमला लेकर स्कूल आ रहा होता है। इसके बाद एक नया सीन आता है जहां हम एक लॉ फर्म देखते हैं। यहाँ एक लॉयर होता है जिसका नाम है आइजुन। वो अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है।
आइजुन बताता है कि वो एक अपराधी को ढूंढ रहा है। उसका एड्रेस पाने के लिए उसने कंप्लेंट फॉर्म तक सबमिट कर दिया है। वो अपनी कोलीग से कहता है, मैं उसे ढूंढने के लिए पागल हो रहा हूँ। मैं 10 साल पहले लॉयर बना था और तभी से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक नहीं मिला। कोलीग कहता है, हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, लेकिन आइजुन कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो अपने स्कूल टाइम का एक पास्ट सीन याद करता है जहाँ एक बच्चा उसे मार रहा होता है। इसके बाद वो केस फाइल्स देखता है। तभी हमें पता चलता है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जेग्यू है। इधर यूनन बम स्कूल में जेग्यू का इंतजार कर रही होती है। तभी जेग्यू आता है। यूनन बम अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं टीचर यूनन बम हूँ। आप ये गमला क्यों लेकर आए हैं? जेग्यू कहता है, पिछली बार गमला टूट गया था, इसलिए मैं नया लेकर आया हूँ। इसके बाद वो मीटिंग के लिए बैठता है, लेकिन सामने रखी मेज बहुत छोटी होती है। वो उसे थोड़ा दूर कर देता है और अपनी कुर्सी आगे खींच लेता है। यूनन बम पूछती है, आप ये क्या कर रहे हैं? जेग्यू कहता है, अब हम आमने सामने हैं, अब तुम आराम से बात कर सकती हो। फिर वो पूछता है, वैसे क्या तुम सियोल से हो? मैं भी असल में सियोल से ही हूँ। यूनन बम कहती है, मैं समझी नहीं। जेग्यू बताता है, मेरी माँ भी सियोल की थी, मुझे वहाँ की भाषा भी आती है। वो उसी भाषा में कुछ बोलकर दिखाता है। इसके बाद यूनन बम कहती है, हानगल कॉलेज नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे कॉलेज जाना ही होगा। जेग्यू जवाब देता है, ये उसकी मर्जी है, अगर वो 12वीं तक पढ़ लेता है तो उतना काफी है। फिर वो पूछता है, उसके मैनर्स कैसे हैं? वो टीचर्स से ठीक से बात करता है ना? यूनन बम कहती है, हाँ, वो अच्छा बच्चा है। तभी जेग्यू अचानक पूछता है, तुम कितने साल की हो? यूनन बम तुरंत कहती है, पर्सनल सवाल मत पूछिए। वो हानगल का रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए नीचे देखती है। तभी जेग्यू उसे प्यार से बम कहकर बुलाता है, जैसे वो नाम उसने पहले भी कई बार लिया हो। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए बाय।